ये है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चतुर्भुज क्या होता है। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब चार भुजाएं होनी चाहिए और चारों तरफ से अगर वो बंद हो तो उसको चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है। चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रकार होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो प्रकार होता है वो मैंने आप लिखा है वर्ग यानी स्क्वायर। बहुत आसान है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ छूटे नहीं, इसलिए सब कुछ शुरू से एकदम हम आपको सिखा रहे हैं। वर्ग स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है वर्ग में, कि हम कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो। प्रत्येक कोण समकोण हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे हम वर्ग कहते हैं। केवल चारों भुजाएं बराबर कहना काफी नहीं है, इसके साथ साथ आपको बोलना होगा प्रत्येक कोण समकोण हो। ये समकोण का सिंबल है जिसका मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब होता है 90 डिग्री। तो चतुर्भुज वर्ग वह है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। अब इसको जब हम इस डायगोनली मिलाएंगे, कोना कोनी जब मिलाएंगे तो ये विकर्ण बन जाएगा। तो विकर्ण को मिलाने के लिए हमको ए को सी से, ये देसी जुगाड़ है हमारा, अभी फिलहाल कोई स्केल नहीं था तो बत्ती का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए सीधा सीधा मिल गया। डायगोनली जब जब कभी भी हम लोग मिलाते हैं इस कोना को इस कोना से इस कोना को इसको बोलते हैं विकर्ण। इसको बोलते हैं विकर्ण। तो वर्ग जो होता है इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं और बराबर बराबर काटते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर ओ बिंदु पर अगर काटते हैं तो जितना बड़ा ओ ए होगा उतना ही बड़ा ओ सी होगा, जितना बड़ा ओ बी होगा उतना ही बड़ा ओ डी होगा। ठीक है। तो वर्ग में क्या क्या जरूरी है? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर पहली भुजा का नाम है ए बी, जो जरूरी है देख लीजिए आप लोग, जो जरूरी है ए बी बराबर होना चाहिए बी सी, बराबर होना चाहिए सी डी, और इसके ही बराबर होना चाहिए ए डी। और इतना काफी नहीं है, इसके साथ साथ जितना भी एंगल है इसमें, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, और ये सब चारों एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री। इसके साथ साथ इसके विकर्ण, विकर्ण मतलब जो डायगोनली कोना कोनी मिलाते हैं, विकर्ण AC जितना बड़ा होगा उतना बड़ा BD भी होगा, यानी AC बराबर BD। और इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, यानी कि इसको जो बांटते हैं बराबर बराबर बांटते हैं और 90 डिग्री पर बांटते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री बांटते हैं, 90 डिग्री पर बांटते हैं बराबर बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OA जितना बड़ा OA होगा उतना ही बड़ा OC हो जाएगा, और जितना बड़ा OB होगा यहाँ से यहाँ तक उतना ही बड़ा OD हो जाएगा। ये जानकारी आपको रखना है। ठीक है, ये जानकारी आपको रखना है वर्ग से संबंधित। तो और इसके साथ वर्ग की परिभाषा हो गई, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित अब देखिए इसमें क्या हम लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। जब कोई आपको पूछेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो आराम से आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो सबसे पहले आपको यह भी ध्यान रखना है कि परिमाप क्या है, तो परिमाप है भुजाओं का योगफल। यहाँ पर चारों भुजाएं चूंकि आपस में बराबर है इसलिए इसका हो जाता है 4 गुना भुजा।
वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। तीसरा है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा कैसे होता है आप इसको भी समझ लीजिए। आपने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस में होता क्या है कि एक समकोण त्रिभुज रहता है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक कोण समकोण है। तो अगर इसको हम 90 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर ADC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। विकर्ण AC या BD कोई भी लीजिए तो बराबर होता है, AC और BD बराबर होता है। तो AC अगर हम लेते हैं तो ये विकर्ण ही इसका कर्ण है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है, विकर्ण ही कर्ण है। और पाइथागोरस साहब ने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इसका वर्ग ये जो भी होगा, चाहे A होगा तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, X होगा तो चारों भुजा X होगा, L होगा तो चारों भुजा L होगा, क्योंकि चारों भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम A मान करके चलते हैं तो ये विकर्ण निकालने के लिए अर्थात कर्ण निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे AC बराबर √अंडर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो ये इसका लंब का मान है A, तो A स्क्वायर हो गया, और आधार का मान भी है A, तो A स्क्वायर हो गया। यानी A स्क्वायर 2 बार आया तो आया 2A स्क्वायर। और वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो 2 का वर्गमूल नहीं आएगा तो √2 रह गया। लेकिन A स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा A। A हम किसको माने हैं, भुजा को। तो यहाँ पर क्या लिखे हम देखिए, यहाँ पर √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है ये √2 गुना भुजा होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए इसको हम मिटा देते हैं अभी फिलहाल। और फिर इसमें यदि आपको पूछा जाए कि वर्ग की भुजा क्या, वर्ग की भुजा का सूत्र बताइए, तो भुजा जो है सब में रिलेटेड है। वर्ग के क्षेत्रफल में भी भुजा है, वर्ग के परिमाप में भी भुजा है, वर्ग के विकर्ण में भी भुजा है। इसलिए वर्ग की भुजा जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार भी निकलेगा, परिमाप के अनुसार भी निकलेगा और विकर्ण के अनुसार भी निकलेगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि कैसे कैसे निकलेगा। अगर आप क्षेत्रफल के अनुसार निकालिएगा तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आकर के रूट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा क्षेत्रफल का वर्गमूल। वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का वर्गमूल। या नहीं तो अगर इससे परिमाप से निकालिएगा तो भुजा के साथ में क्या है, 4 है, भुजा के साथ में गुना में 4 है, तो गुना वाला जब दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो बटे में बदल जाता है, यानी कि परिमाप बटे। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इसको, वर्ग का परिमाप नहीं, समझ लीजिए वर्ग के बारे में बता रहे हैं तो परिमाप बटे 4, गुना वाला बटे में गया तो परिमाप बटे 4 हो गया। अगर हम विकर्ण के अनुसार निकालें तो विकर्ण में भी भुजा है, तो विकर्ण के भुजा के साथ में यहाँ पर क्या है, √2 है, ये भी गुना में है तो बटे में जाएगा, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकर्ण बटे √2। यानी वर्ग की भुजा का जब कोई आपको सूत्र पूछेगा तो आप कहिएगा √अंडर क्षेत्रफल या परिमाप बटे 4 या विकर्ण बटे √2। मतलब इन तीनों में से कोई भी सूत्र आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो वर्ग में इतना कुछ है, इसकी परिभाषा को, इसके बारे में सब कुछ जानकारी रखना चाहिए। ये हर क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए जरूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा तो आगे आपको हमेशा काम आता रहेगा। आइए चतुर्भुज में दूसरा नंबर पढ़ते हैं, आयत यानी रेक्टेंगल। वर्ग और आयत बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सब कुछ एक साथ पढ़ा दूं। तो आयत क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। तो आयत में क्या जरूरी है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होना काफी नहीं है, इसका प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, जिसको हम लोग समकोण कहते हैं। तो ये एक भुजा लंबी होती है तो इसको हम लोग कहते हैं लंबाई। जो भुजा लंबी है उसको क्या कहते हैं, लंबाई। और एल से अक्सर इसको हम लोग सूचित करते हैं।
और जो भुजा उससे कम होती है उसको बोलते हैं चौड़ाई, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर ये लंबाई है तो ये भी क्या है, लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये भी क्या है, चौड़ाई, क्योंकि लंबाई लंबाई के बराबर होता है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होता है। और इसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं प्रत्येक कोण इसका समकोण होना आवश्यक है। अगर समकोण नहीं हुआ तो फिर आयत नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। और आयत के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण भी मैं मिला करके एक बार आपको दिखाता हूँ फिर से हमारे देसी जुगाड़ के साथ। बिहारी लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, तो हम लोग अभी फिलहाल बांस के बत्ती से देखिए स्केल का काम कर रहे हैं। पूरा सीधा तो नहीं होगा लेकिन हाथ से बढ़िया रहेगा। ये मिला दिया, तो जैसे कोना कोना मिला है तो ये हो गया आयत का विकर्ण। तो विकर्ण कैसे होता है, ए से सी तक AC हो गया विकर्ण, दूसरा विकर्ण BD हो गया। इसमें भी यही खासियत है जो वर्ग में था, इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, दोनों को बराबर दो दो भागों में बांटते हैं, लेकिन लंब पर बराबर नहीं होते, लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या विशेषता होती है, चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो यहाँ देखिए आमने सामने की भुजाएं कौन सी होगी, AB बराबर हो जाएगा DC और AD बराबर हो जाएगा BC। लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, साथ में विकर्ण भी बराबर। विकर्ण इसका कौन सा हो जाएगा, AC और दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD, ये भी बराबर। प्रत्येक कोण समकोण, तो प्रत्येक कोण में क्या क्या आ रहा है, कोण A और बराबर ही होगा कोण B और बराबर कोण C और कोण D भी उतना ही बड़ा होगा, यानी कि चारों कोण जो है 90 डिग्री के ही बराबर होगा। इतना जानकारी आपको रखना है। अगर ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो जितना बड़ा OA होगा उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, OC, और जितना बड़ा OB होगा उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, OD। यानी इसको समद्विभाजित करते हैं लेकिन लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं। इतना जानकारी। फिर इसका अगर आपको कोई क्षेत्रफल के बारे में पूछ दे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। आयत का क्षेत्रफल अगर जानते हैं तो बोलते भी जाइए साथ साथ, आप लोग बोलिएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को L, चौड़ाई को B कहते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। दूसरा, आयत का परिमाप। परिमाप जिसके बारे में आप जान रहे हैं, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल। तो चार भुजाओं में क्या क्या जोड़ रहे हैं, एक बार लंबाई हुआ, एक बार चौड़ाई हुआ, फिर लंबाई हुआ, फिर चौड़ाई। यानी इस टोटल चारों भुजाओं में 2 बार लंबाई आ रहा है और 2 बार चौड़ाई आ रहा है, यानी कि L 2 बार आ रहा है और B 2 बार आ रहा है। तो इसमें दोनों में से अगर 2 को निकाल लिया जाए, कॉमन निकाल लिया जाए, तो यहाँ क्या बचेगा, L, यहाँ क्या बचेगा, B, L प्लस B। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या L प्लस B, ये आयत का परिमाप। फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं। आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण आप AC निकालिए या BD, दोनों बराबर होता है। ये हो गया विकर्ण ही कर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण ही यहाँ पर विकर्ण है, तो इसका जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई इसको बोलते हैं लंबाई, तो लंबाई को L लिखेंगे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। प्लस में है इसलिए आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर आयत की लंबाई पूछा जाए, आयत की लंबाई अगर पूछा जाए तो लंबाई किस पर निर्भर कर रहा है, आश्रित है लंबाई। आयत की लंबाई अगर पूछा जाए तो आयत की लंबाई जो है वो आप क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं, परिमाप से भी निकाल सकते हैं। तो लंबाई अगर क्षेत्रफल से निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बटा B हो जाएगा, चौड़ाई को B कहते हैं। तो
अगर चौड़ाई निकालेंगे, आयत की चौड़ाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा। यानी L निकालेंगे तो बटे में B जाएगा और B निकालेंगे तो बटे में L जाएगा। तो आयत के बारे में इतनी जानकारी काफी है। तीसरा पॉइंट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, रोम्बस। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। नाम है इसका सम, सम मतलब बराबर। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसके लिए और कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो केवल इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पर बराबर कौन कौन सी भुजा है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी, चारों भुजाएं आपस में बराबर। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या इसके विकर्ण भी बराबर होंगे? जवाब दीजिए, क्या इसके विकर्ण भी बराबर होंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हुआ, ये भुजा तो बराबर है लेकिन इसका एंगल अब बदल गया। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर थी, लेकिन याद कीजिए उसमें प्रत्येक कोण समकोण था। यहाँ पर ये समकोण जैसा नहीं है, 90 डिग्री से छोटा हो गया, ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि वर्ग को ऐसे करके दबाया गया है। तो जब ऐसे दबाया गया है तो यहाँ पर ये एंगल छोटा हो गया और ये एंगल क्या, बड़ा हो गया 90 डिग्री से। तो भुजा तो बराबर है लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं है। हालांकि आपको साथ में ये भी याद रखना है कि वर्ग भी समचतुर्भुज है, क्योंकि उसकी भी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन समचतुर्भुज होने के लिए प्रत्येक कोण का समकोण होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, चारों भुजाएं तो बराबर होगी लेकिन ये समकोण जो नहीं है, इसके वजह से एक विकर्ण ज्यादा लंबा हो गया, एक विकर्ण छोटा हो गया। इसके विकर्णों को जब मिलाएंगे तो देखिए आप आराम से समझ जाइएगा, इसके विकर्ण की लंबाई अलग अलग हो गई। यानी इसके विकर्ण जो है, इसकी लंबाई में अंतर आ गया। एक विकर्ण हो गया छोटा, ये वाला छोटा है BD इस चित्र में, और AC जो है वो बड़ा है, एक विकर्ण लंबा हो गया। तो जाहिर सी बात है वर्ग समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन ये खासियत क्या है इसमें कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब जितना बड़ा A होगा उतना ही बड़ा C होगा, जितना बड़ा B होगा उतना ही बड़ा D होगा। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं और इसके विकर्ण जो है वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं। यानी कि यहाँ से जो काटा गया, तो जितना बड़ा OA होगा उतना ही बड़ा OC होगा, जितना बड़ा OB होगा उतना ही बड़ा OD होगा। ये जानकारी रखना है आपको, ठीक है। इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण A बराबर कोण C हो जाएगा और कोण B बराबर कोण D होगा। कितना होगा ये फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, 40-40 भी हो सकता है, 60-60 भी हो सकता है, ठीक है। कितना होगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी होगा सम्मुख कोण बराबर, A के बराबर C आएगा, B के बराबर D आएगा। और क्या, इसमें जो विकर्ण जहां से कटा है उस बिंदु से, तो जितना बड़ा OA होगा उतना ही बड़ा OC हो जाएगा और जितना बड़ा OB होगा उतना ही बड़ा OD हो जाएगा। ये है समचतुर्भुज। इसके साथ साथ आपको जानना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। इसका दो सूत्र होता है, मैं दोनों बता देता हूं आपको। एक हो गया आधार गुना ऊंचाई, तो आधार को B से सूचित किया जाता है, ऊंचाई को H से। अब यहाँ पर ऊंचाई क्या हो गया, तो ऊंचाई का देखिए चित्र कैसे बनेगा। इस शीर्ष से, B वाले शीर्ष से इस पर हम लंब डालेंगे। जब इस पर लंब डालेंगे ना इस तरह से, तो ये बनेगा हाइट, ये बन गया इसका हाइट। और जिस भुजा पर लंब हो, जिस भुजा पर क्या हो, लंब हो, याद रखिएगा, जिस भुजा पर लंब हो उसी को आधार कहते हैं। तो आधार को B कहा जाएगा और ऊंचाई को H कहा जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुना ऊंचाई, एक सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र इसका होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल।
अब यहाँ पर आपको पहले से पता होगा कि विकर्ण को हम लोग डी से सूचित करते हैं। यहाँ दो विकर्ण है और दोनों का साइज अलग अलग है, इसलिए एक विकर्ण को अगर हम D1 कहते हैं तो दूसरे को हम D1 नहीं कह सकते, D2 कहना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग साइज का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे D1 गुना D2। तो दो सूत्र हो गया, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया आधार गुना ऊंचाई यानी कि b गुना h, और दूसरा हो गया 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या d1 गुना d2, ऐसा लिखते हैं। उसके बाद आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं। समचतुर्भुज का यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप के बारे में आपको जानकारी होगी। परिमाप होता है, चाहे किसी भी बहुभुज में परिमाप अगर पूछा जाए तो उनके सभी भुजाओं का योगफल। यहाँ पर जो भी भुजाएं हैं, जितनी भी चारों भुजाएं हैं, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर है, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। तो चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मतलब वही हो जाएगा जो वर्ग में था, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। इसका मान अगर 10 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर। तो 10 चौके 40, जोड़िएगा 10, 10 20, 10 30, 10 40, तो वैसे गुना करने से भी आ जाएगा। तो 4 गुना भुजा इसका हो गया समचतुर्भुज का परिमाप। चतुर्भुज में चौथा है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, सबसे पहला सवाल यही आएगा, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे तो आप कहिएगा कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, और समांतर जब भी होगा तो बराबर निश्चित रूप से होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके परिभाषा में एंगल का कोई योगदान नहीं है, एंगल बोलना कुछ जरूरी नहीं है। तो इसमें एंगल उसी तरह से जैसे कि समचतुर्भुज मैंने बताया, एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसके एंगल ए होगा वही एंगल सी होगा, जो एंगल बी होगा, एंगल बी का मान वही एंगल डी का मान होगा। और इसमें आयत में समानता है। क्या समानता है कि इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई के बराबर होती है, और चौड़ाई जो होती है वो चौड़ाई के बराबर होती है, ठीक है। मतलब लेकिन ऐसा लगता है कि इसको आयत को इस तरह से दबा करके फिर समांतर चतुर्भुज बनाया गया है। तो लंबाई लंबाई के बराबर होगा, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण आप खुद गैस कर सकते हैं। इसमें देखिए, आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं विकर्ण जब भी बनाएंगे हम इसको डायगोनली मिलाएंगे, कोना कोनी मिलाएंगे, तो विकर्ण एक बड़ा हो जाएगा और एक विकर्ण छोटा हो जाएगा। तो एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। तो विकर्ण जो होता है इसका एक बड़ा और एक छोटा हो गया, लेकिन इसमें भी वही खासियत है कि जहां से भी कटेगा ये समद्विभाजित करेगा। विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब जितना बड़ा ओ ए होगा उतना ही बड़ा ओ सी होगा। उतना परफेक्ट चित्र नहीं बना है, इसलिए आपको कहीं बड़ा कहीं छोटा लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन इसमें रियल जो इसका वास्तविक चित्र बनेगा तो उसमें क्या होगा, जितना बड़ा ओ ए होगा उतना ही बड़ा ओ सी होगा, जितना बड़ा ओ बी होगा उतना ही बड़ा ओ डी होगा। इसमें भी क्या समानता है, क्या इसकी विशेषता है, ए बी बराबर हो जाएगा डी सी, और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, आमने सामने की भुजा बराबर। और साथ ही साथ समांतर भी, समांतर बराबर और समांतर। तो समांतर कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहे तो आप समझ लीजिए वो समांतर है, ए डी समांतर बी सी, इसको समांतर पढ़ते हैं, इसको हम लोग समांतर पढ़ते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो एंगल ए जो है वह एंगल सी के बराबर हो जाएगा, और एंगल बी जो है वह एंगल डी के बराबर हो जाएगा। एंगल ए कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। इसके अलावा जब विकर्ण ने एक दूसरे को काटा तो जहां से काटा ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी, और ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी। इतनी जानकारी पर्याप्त है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
उसी तरह होता है इसमें भी, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई कैसे बनेगा, ऊंचाई बनेगा जब हम लंब डालेंगे, उसमें अभी तक ऊंचाई नहीं है, तो किसी एक शीर्ष से हम चाहे तो इधर से ऊपर की दिशा में डालना पड़ेगा, यहाँ से अगर डालेंगे तो नीचे की दिशा में डाल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो लंब कहलाएगा, और लंब जो है उसी को ऊंचाई भी कहा जाता है, हाइट। तो ये h हो गया। और जिस भुजा पर लंब हो, चाहे त्रिभुज में चाहे चतुर्भुज में, जिस भुजा पर लंब होता है उसी को हम लोग आधार कहते हैं, उसी को आधार कहते हैं। तो आधार को b से सूचित किया जाता है, ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है, हाइट को। तो आधार गुना ऊंचाई मतलब b गुना h, b गुना h, आधार गुना ऊंचाई b गुना h, ऐसे होता है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। अब दिमाग लगाइए आप लोग, परिमाप चारों भुजाओं का योगफल, परिमाप क्या हो सकता है। इसमें भी लंबाई 2 बार है सेम साइज का, और चौड़ाई भी 2 बार है सेम साइज का, तो 2 बार L आ जाएगा, 2 बार B आ जाएगा आयत की तरह। इसका विकर्ण भी परिमाप भी हो जाएगा 2 × L + B। विकर्ण इसमें इसलिए नहीं निकाल सकते हैं इस सूत्र से, क्योंकि इसमें समकोण नहीं है, समकोण नहीं है तो विकर्ण आप इस सूत्र से नहीं निकाल सकते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम लोगों ने वर्ग में और आयत में किया था, इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, चतुर्भुज में पांचवा है समलंब चतुर्भुज, जिसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, तो कहिएगा, देखिए चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाओं में से भुजाओं का एक जोड़ा, एक पेयर, एक जोड़ा, कोई एक जोड़ा, चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो। तो मैंने दोनों चित्र बनाया, देखिए ये जोड़ा बन गया या नहीं तो ये जोड़ा बन गया। तो ये समांतर अगर हो गया या इस साइड का समांतर हो गया, किसी एक साइड का एक पेयर अगर समांतर हो गया तो उसी को हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। सिर्फ इतना ही काफी है कि जिस चतुर्भुज के भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और समांतर भुजाओं को अक्सर ए और बी से सूचित किया जाता है। यहाँ पर समांतर भुजाएं ए और बी इस साइड में हो जाएगी। ठीक है, और हाइट को h कहते हैं। तो हाइट में फिर से एक बार इसमें बना के दिखाना चाहूंगा। हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कैसे होगा तो लंब डालना होगा, किसी शीर्ष से अगर आप लंब डालते हैं तो ये हाइट बन जाता है। तो यहाँ पर आप कोई बिंदु यहाँ पर डाल सकते हैं, इस जगह n दे दीजिए, और ये हाइट हो गया लंब होने के कारण से। तो हाइट को h से सूचित किया जाता है, h से ऊंचाई। ठीक है, तो समांतर होना चाहिए। यहाँ पर इसमें क्या समांतर है, इसमें समांतर है ए बी, और इस तरह से 2 लाइन जब हम लोग डालते हैं तो इसको समांतर बोलते हैं। ए बी समांतर है डी सी। विकर्ण मिलाएंगे तो कोना कोनी, ऐसे ए को सी से, बी को डी से मिला देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कटेगा एक दूसरे से। इसमें क्या समांतर है, इसमें ए डी समांतर है किसके, बी सी के समांतर है। तो एक जोड़ा अगर समांतर हो जाए तब वो कहलाएगा समलंब, और दोनों जोड़ा समांतर हो जाए तो मैंने इसी वीडियो में आपको पहले बताया वो है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये है समलंब। तो आइए जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई। इसको अगर सांकेतिक भाषा में लिखें, संकेत में, तो समांतर भुजाओं को ए और बी कहा गया है, तो यहाँ पर a + b हो जाएगा, और ऊंचाई को h कहा गया तो यहाँ पर h हो जाएगा। 1/2 गुना a + b गुना h, ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें इसके परिमाप में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका परिमाप अगर आप निकालना चाहें तो सम
लंब चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप जो होगा वो होगा चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं का योगफल जोड़ देंगे, कर देंगे तो निकल जाएगा समलंब चतुर्भुज का परिमाप। तो चतुर्भुज में अब हम लोग छठा टॉपिक पढ़ेंगे पतंग, काइट के विषय में। तो पतंग की बात जब भी आती है तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। सभी बच्चे अपने बचपन में पतंग उड़ाया करते हैं, तो चतुर्भुज में ये आता है। तो मेरा भी बचपन कुछ ऐसे हालातों में गुजरा था जहाँ पर बचपन में हम लोग काफ़ी पतंगबाजी किया करते थे। मैं अपने ननिहाल भवनपुरा में, भवनपुरा मेरा बचपन गुजरा था और वहाँ पर मैं पतंगबाजी किया करता था। हालांकि ये जो पतंग का चित्र मैंने बनाया है इसमें यहाँ पर एक बांस की और कमाची ऐसे रहती है और ये ऐसे वाली रहती है। तो फिलहाल मैं चतुर्भुज आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरा जो है कि यहाँ पर पतंग का वो सीन नहीं बनाया है, दृश्य नहीं बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए क्या होता है पतंग में, पतंग भी एक चतुर्भुज है। पतंग की क्या खासियत होती है कि ये जो भुजा है ए बी, ऊपर वाली भुजा बी सी के बराबर होगी। जितनी बड़ी भुजा होगी ए बी उतनी भुजा बड़ी भुजा बी सी होगी। अगर इसका साइज गलत हो गया, मतलब एक बड़ा एक छोटा हुआ, तो फिर पतंग ठीक से उड़ेगा नहीं, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी और बी सी बराबर होनी चाहिए, और जितना बड़ा ए डी है, मतलब इस साइड की भुजा है, उतना ही बड़ा सी डी होना चाहिए। और मैंने जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ है इसकी आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो इसको इरेज भी कर सकते हैं, पतंग यहीं तक है उसको, लेकिन डिजाइन जब बनता है तो और खूबसूरत लगता है देखने में। रंग बिरंगे पतंगों को हम लोग उड़ाया करते थे, मंझा चढ़ाते थे, और क्या कहते हैं, बहुत ही सुखद आनंद मिलता है बचपन का, तो वो दृश्य याद आता है। तो यहाँ पर ये पतंग है और इसकी खासियत है कि ये जो भुजा है इसको आप हेड पोजीशन कह सकते हैं। ऊपर वाला जो शीर्ष भाग है इसका, इसमें ये साइड बराबर हो जाएगा और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा। अब साथ ही साथ आप क्लियर देख सकते हैं कि इसका जो विकर्ण होता है, यानी डायगोनली जो हम मिलाए हैं, तो एक विकर्ण ज्यादा बड़ा है, एक छोटा है। तो यहाँ पर बड़ा विकर्ण जब कटा है यहाँ से, तो वो एक साइड छोटा है एक साइड बड़ा है, ये तो बराबर से विभाजित हुआ नहीं। तो जब बराबर से विभाजित नहीं हुआ तो इसको हम समद्विभाजित नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और जब इधर से कटा है तो ये लग रहा है, और लग रहा ही नहीं है बल्कि ये होता है क्या कि ये छोटा वाला जो विकर्ण है ये बराबर होता है। छोटा वाला विकर्ण जो होता है ये बराबर रूप से एक दूसरे से बढ़ता है, ताकि इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया बराबर रहे, तब उसका पतंग का बैलेंस बनता है, और तब वो है उसे ऊंचाई आसमान में उसको हम लोग उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड बराबर हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो साइड है यहां से बराबर नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या खासियत मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा। ये ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी हो गया, और ए डी बराबर सी डी हो गया। ठीक है, और यहाँ दो विकर्ण जो है ए सी और बी डी, दो विकर्ण जो है ये बराबर नहीं हुआ, तो बराबर को हम काट देंगे, यहाँ पर बराबर नहीं हुआ। लेकिन जब ये कटा, मतलब एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटा गया, तो जितना बड़ा ओ ए है उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। लेकिन जितना बड़ा ओ बी है उतना बड़ा ओ डी नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। जब भी मैं बराबर को इस तरह से काट देता हूं ना, तो आप समझिएगा कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसे बराबर होता है, ऐसे बराबर नहीं होता है। और जब इसी लाइन को इस तरह से हम करते हैं तो उसको बोलते हैं समांतर। ठीक है, तो ये हो गया पतंग। पतंग का क्षेत्रफल, पतंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना होगा 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण का है, कि दोनों विकर्ण जो है अलग अलग साइज का है। और पतंग का परिमाप निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना होगा चारों भुजाओं का योगफल। तो उसमें दो भुजा बराबर बराबर है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लिखते हैं चारों भुजाओं का योगफल, भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं का योगफल। तो पतंग
बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि इसका प्रयोग मैंने तो खुद ही कम पढ़ा है, प्रयोग बहुत ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अपने बचपने में पतंग को बहुत उड़ाया है। तो इतनी जानकारी स्टूडेंट्स को रखना चाहिए। और मैथमेटिक्स में जितनी बातें आज मैंने चतुर्भुज से संबंधित आप लोगों को पढ़ाई, ये बहुत ही उपयोगी है। एक गणित के विद्यार्थी को जीवन के हर एक कभी भी ये किसी भी मोड़ पर ये काम आने वाला क्लास था। इसको आप लोग जितना ज़्यादा हो सके देख करके समझने की कोशिश करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।